This conference will now be recorded. जी, एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा बुक का आखिरी सवाल है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सोफिया ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018। आपको इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन है 17 मिलियन, क्योंकि ऊपर 3 जीरो भी हैं, और इक्विपमेंट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4800,000। व्हीकल की कॉस्ट और उसकी डेप्रिसिएशन साल के शुरू तक। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको गिवन है साल के शुरू की 140। एडवांस 3 पॉइंट, जिन पर मैं निशान लगा रहा हूं इनके नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, वो हमने करनी है। बैंक डिपॉजिट इन्वेस्टेड एट 1 Feb 2017 एट द रेट ऑफ 7%। कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, ट्रेड पेबल, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल, सेल्स, परचेज, रिटर्न। रिटर्न आपको पता है जो डेबिट साइड पर हैं ये सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट साइड पर हैं ये परचेज रिटर्न है। सैलरीज एंड यूटिलिटीज, रेंट, फिर डिस्काउंट। जो डेबिट साइड पर है ये डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट साइड पर है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि डेबिट साइड पर हमारे पास एक्सपेंस या एसेट होते हैं, क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होती है। फिर अदर एक्सपेंस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली एडजस्टमेंट, बारी बारी एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं, लिंक बनाकर मैं उसको आपको उसका ना सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ₹7400। जी जनाब, याद रखें जब भी सवाल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सवाल हो, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो, और अगर कोई स्टॉक डैमेज वगैरह हो, मतलब के एनआरवी का कोई चांस हो, एनआरवी के लोअर होने का कोई चांस हो, तो हमने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी को लाजमी कंसीडर करना है। तो इस सवाल को मैं इधर ही कर देता हूं। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 7400 का, उसमें एक स्टॉक है 240 का जिसकी सेल है 250, और उसका जो उसके ऊपर खर्चा आना है, रिपेयर एक्सपेंस आने हैं, वो है 16। मतलब एक एसेट जिसकी कॉस्ट 240 है, मतलब एक इन्वेंट्री, उसकी एनआरवी 250 माइनस 16 234 है। बात समझ लगी? एनआरवी की फाइंड करना आता है ना। एनआरवी क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी एक्सपेंसेस टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन। मतलब सेल करने के लिए अगर कोई खर्चा आता है तो वो सेल वैल्यू में से माइनस कर दो तो एनआरवी आ जाएगी। अब एक एसेट जिसकी कॉस्ट 240 है, उसकी एनआरवी 234 है, तो मुझे बताओ वो वाला स्टॉक आप किस वैल्यू पे लिखोगे, 240 पे या 234 पे? ये 234 पे आपने सर। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी किस पे लिखते होते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो जरा दोबारा पढ़ें सवाल। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये जो 3400 है ये तो सारी कॉस्ट है। इस सारी कॉस्ट के अंदर एक स्टॉक जो 240 वाला लिखा हुआ है उसको 234 का लिखना है। मतलब इस 7400 के अंदर एक स्टॉक जो कि जिसकी कॉस्ट 240 है, उसको 240 पे नहीं लिखना था, वो डैमेज हुआ है, उसको लिखना था 234 पे। तो मेरे भाई 240 निकाल के 234 ऐड कर दो, या सिंपल 6 माइनस कर दो, डिफरेंस 6 का ही आ रहा है ना।
तो हमारे पास जो हमारा स्टॉक क्लोजिंग है वो अब 7400 का नहीं है, कितने का है? 7394। 794। ये बात समझ लगी सबको? जब भी क्लोजिंग स्टॉक के साथ इस तरह का कोई चक्कर चुक्कर आए, आप लोगों ने करना क्या है, पहले जितनी अमाउंट का लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बन रही है उसको हल करें और उसको एडजस्ट कर दें। ये बात क्लियर हो गई? लो जी, इस एडजस्टमेंट का फिलहाल सिर्फ इतना है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक 7400 से नहीं बल्कि 7394 से लिखना है, बस एडजस्टमेंट होगी। गॉट इट? दूसरी एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है, रेंट इंक्लूड, रेंट में शामिल है पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट 240, एक्सपायर ऑन 30th नवंबर 2018। जो बंदा यहां तक पढ़ता है ना, उसे लगता है ये एडवांस रेंट है, आई के अपने बड़ी गेम खेल दी। जो बंदा पढ़ता है ना कि जी हमारा ईयर एंड है 30 जून, ये 30 नवंबर तक जा रहा है, 30 जून है, ये 31 दिसंबर है, 30 जून है जी, 30 जून है और ये 30 नवंबर है, और अगले 3-4 महीनों का ना जो रेंट है ना 5 महीनों का एडवांस है। हालांकि नहीं, आगे पढ़ो जरा, फॉर ऑनर्स रेजिडेंस, रेंट के अंदर 240,000 का रेंट ओनर के रेजिडेंस का है, तो ये सारी की सारी ड्राइंग्स हैं। आपको पता है कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो एडवांस हो अक्रूड हो उसका कोई चक्कर नहीं होता, वो ड्राइंग्स ही होती हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट कर दें 240 से और रेंट 240 से क्रेडिट कर दें, रेंट में से माइनस और ड्राइंग्स में जाकर ऐड। इसमें 30th नवंबर सिवाय आई कैप के यानी वो फितने के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ उसने कहा कि बच्चे इसको एडवांस रेंट समझ के एडवांस रेंट की एंट्री पास करेंगे। तो ये एडवांस का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि कल भी हमने ये एक सवाल किया था कि अगर ऑनर रेजिडेंस का एक्सपायर चाहे बाद में भी हो रहा हो, वो सारी की सारी ड्राइंग्स होती है। क्लियर होगी बात? चलें जी, तीसरी एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2018। लो जनाब, ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ना प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इसी साल एक्सपायर हो गई है। ये पिछले साल का प्रीपेड था, मतलब पिछले साल के एंड में प्रीपेड था, इस साल के शुरू में प्रीपेड था, लेकिन हुआ क्या कि इस साल के जनवरी के अंदर ये एक्सपायर हो गया। इसका मतलब है 1 जनवरी तक जो प्रीपेड था 140, अब वो हमारा एक्सपेंस बन गया। जाहिर सी बात है 31 जनवरी को एक्सपायर हो गया, तो हमारा ईयर एंड है 30 जून, ये जनवरी है 31 जनवरी, और हमारा ईयर एंड है 30 जून। तो जो हमारे साल के अंदर एक्सपायर होगा वो हमारा एक्सपेंस बन गया। आगे बात देखें, कहते हैं वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल प्रीमियम विच इज एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 19, कहता है जो प्रीपेड है वो एक्सपायर हो गया। यहां पर ये जो इंश्योरेंस 300 है, कहता है ये सिर्फ हमारे साल की नहीं है, ये 12 महीनों की है, जो कि एक्सपायर होगी अगले साल के जनवरी के अंदर। मतलब जो 300 पे किया गया ना यहां पे, ये कहते हैं जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस लिखी हुई है ये 12 महीनों की है, और जा कब तक रही है, 31 जनवरी 2019 तक। हमारा ईयर एंड है 30 जून। तो बताओ इसमें एडवांस कितने महीनों का है और हमारा साल कितने महीनों का है? इस अमाउंट के अंदर एडवांस कितने महीने हैं और एक्सपेंस कितने महीने हैं? जल्दी से बताओ जरा। सर एक्सपेंस तो फिर 11 महीनों का आएगा ना इसमें। ओ खुदा का खौफ करे, अल्लाह ताला आपको का भला करे, 5 महीनों का है। 31 जनवरी को हम ये 12 महीने, 31 जनवरी ठीक है। अगले साल एक्सपायर होंगे, तो हमारा साल है 12 महीनों का, तो 7 महीने अच्छा, तो इसके अंदर एडवांस है। यस देखें, सर, वो जून के ऊपर है ना। ठीक जून है, से ठीक है। लेकर 31 जनवरी तक 7 महीने बनते हैं।
वो तो है अगला साल कवर हो रहा है 2019 का, वो तो एडवांस हो गया। तो टोटल 12 महीने में से हमारा एक्सपेंस कितना बना? 5 महीनों का। तो करें जरा 5, 300 को 12 पे डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। जी जी, सर हमारा एक्सपेंस 125 का आ रहा है और ये प्रीपेड 175। डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 145 आ रहा है, 25 125, और फिर और एडवांस आ हमारा जाएगा प्रीपेड 175। 175। यस सर। ये चला गया करंट एसेट के अंदर। और एक्सपेंस में क्या 125 जाएगा या 125 प्लस 140 जाएगा? एक्सपेंस के अंदर सर सर 140 प्लस 125 प्लस 140 जाएगा सर। 140 प्लस 125 जाएगा, क्योंकि जो पिछले साल एडवांस पे किया था वो भी हमारा एक्सपायर हो गया। तो एक्सपेंस में मेरे भाई जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा 265 और करंट एसेट में जाएगा 175। जो ऊपर 140 लिखा हुआ है ना प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में, वो खत्म हो गया, अब वो एक्सपेंस हो गया। ठीक होगी बात? और अगर इसका आप लेजर कोई बनाना चाहे, क्योंकि कुछ लोग लेजर अप्रोच के साथ चलते हैं, तो लेजर के लिए ब्रॉड ऑन हमारा पड़ा था 140 का, कैरिड ऑन आपने फाइंड किया, जहरी सी बात है 175 का, आपने जो कैश पे किया 300, और इसको क्लोज करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 265। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट अगर आप जिस तरह से आपको फिजिबल लगे आपने वैसे कर लेना। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। ऊपर जो प्रीपेड लिखी हुई है आप उसे नहीं ना लिखेंगे? नहीं नहीं, वो तो अब एक्सपेंस में आ गया ना हाशिर भाई। देखें वो 140 इधर एक्सपायर हो गया ना इस साल, वो एक्सपेंस में चला जाएगा। अब करंट एसेट सिर्फ 175 जाएगा। ठीक है। चलें जी, फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। फोर्थ पॉइंट, 2 ही पॉइंट बहुत अच्छे रह गए। फोर्थ पॉइंट, 29 जून 2018 डिसऑनर चेक 285 was returned by the bank. No entry has been made in the books of this return. The check was received from a customer net of 5% settlement discount. जरा ये कहानी सुनिएगा, दोबारा एक एडजस्टमेंट पढ़ लें फिर कहानी सुनाते हैं। 29 जून 2018 को एक चेक 285 का डिसऑनर हो गया। बैंक ने हमें वापस भेज दिया कि भाई साहब ये चेक में पैसे नहीं है या कोई और मसला है। कोई एंट्री हमने पास नहीं की डिसऑनर चेक की। बाद में पता चला कि ये एक हमारा कस्टमर था जिसने 5% डिस्काउंट के लालच में हमें चेक भेज दिया, बट पैसे नहीं थे उसमें। मतलब ये एक भाई साहब ने उसने हमें पैसे कुछ ज्यादा देने थे, हमने ऑफर किया कि भाई जो बंदा पैसे जल्दी दे देगा हम उसे 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो एक भाई साहब को पता चला, उसने जल्दी से डिस्काउंट के लालच में हमें चेक भिजवा दिया। लेकिन बाद में पता चला जब उसने चलो चेक भिजवाया था तब हमने एंट्री क्या पास की होगी? हमने एंट्री पास की होगी बैंक डेबिट 285 से, बट अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया होगा। ये 285 पता है ना 95% अमाउंट है, और ये बात तो सबको पता है ना 285 कितने फीसद अमाउंट है? 95%, क्योंकि नेट ऑफ 5% है। तो ये मेरे ख्याल में 300 आएगा। तो एक बंदे ने हमें अकाउंट रिसीवेबल मतलब 300 रुपया देना था, 5% के लालच में उसने हमें जल्दी से चेक दे दिया और हमने ये एंट्री पास कर दी। ये एंट्री पास कर चुके हैं, ये रिकॉर्डेड है हमारी बुक्स के अंदर। बाद में पता चला कि वो तो चेक डिसऑनर हो गया। अब हम क्या करेंगे? पूरी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल को 300 से डेबिट करेंगे, बैंक को 285 से क्रेडिट करेंगे,
डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स करेंगे 15 से, रिवर्स करेंगे। मतलब अगर डिस्काउंट पहले से गिवन है ना, उसमें जाकर माइनस कर देंगे, या अगर नहीं गिवन तो सेल में जाकर प्लस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है ना, तो रिवर्स करने का मतलब है सेल में प्लस कर देना। तो ये अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस, ये बैंक में से माइनस, और ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट में से माइनस। रिवर्स करनी है ना एंट्री हमने। बात समझ लगी? तो बस क्लियर होगी बात कि पहले हमने ये एंट्री पास की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो चेक डिसऑनर हो गया है, तो हमने डिसऑनर की एंट्री पास नहीं की, तो ये एंट्री हम पास कर देंगे। तो रिसीवेबल में से माइनस, सॉरी रिसीवेबल में प्लस करेंगे, माजरत, क्योंकि माइनस तो पहले किया है ना। उस बंदे ने जब हमें चेक दिया था तब हमने अपने रिसीवेबल कम किए थे, अब तो वो वापस हमें मिल गया, चेक तो वापस आ गया, तो वो तो पैसे मिल उसके आई ना, हम चेक वापस कस्टमर को दे देंगे और अपने रिसीवेबल बढ़ा देंगे। गॉट इट? लो जी, 4% प्रोविजन है। ये तो हम सवाल करते हैं, प्रोविजन तो हमें बहुत आसानी से आती है। एक दफा आप ऐसा करें कि सवाल मैं आपको करवाता हूं, इसमें प्रोविजन सवाल करवाता हूं। देखिएगा जरा प्रोविजन वाला सवाल। ये प्रोविजन हमारे पास ब्रॉड ऑन है 220, मैं यहां पर कर देता हूं। ब्रॉड ऑन हमारा है 220, रिसीवेबल हमारे हैं जनाब 5350, इसमें हम प्लस कर देंगे 300। ये अभी जो रिसीवेबल बढ़ाए हैं, क्या किसी और एडजस्टमेंट में हमारे रिसीवेबल को फर्क पड़ा था? किसी भी और एडजस्टमेंट में रिसीव नहीं, कोई नहीं है। नहीं है सर, नहीं है किसी में। तो कितना आ गया ये हमारे डेटर असल में, कितने आ गए? 5650। इसको मल्टीप्लाई करो 4% प्रोविजन से, तो मेरा कैरी डाउन आ जाएगा। करो जरा, 5650 मल्टीप्लाइड बाय 4%। जी 226 है सर, 226। 226 क्लोज करेंगे तो हमारी प्रोविजन बढ़ गई, बैड डेट्स के नाम से प्रोविजन बढ़ा देंगे 6। लो मेरे भाई, अब हमने जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव में जाकर लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे हैं 106 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 एक्सपेंसेस के अंदर। और SOFP में जब हम अपने करंट एसेट लिखेंगे, तो हमारे डेटर्स यही वाले 5650 माइनस 226, ये हम जाकर लिखेंगे करंट एसेट के अंदर। 5650 माइनस 226 करंट एसेट में, और 112 हम लिखेंगे अपने अदर एक्सपेंस में। गॉट इट? क्लियर होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठी और सातवीं एडजस्टमेंट एक साथ ही पढ़ना है हमने। एडवांस रिप्रेजेंट 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। जरा देखो अपने सवाल के अंदर, आपको ना एक एडवांस के नाम से कब गया था, तब एडवांस के नाम से ये देखें 384 अमाउंट आ रही है। अब आओ वापस जरा चलें। एडवांस रिप्रेजेंट 40% पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन 2018। बाकी के पैसे हमने पे करने हैं सितंबर 2018 के अंदर। नो एंट्री वाज पास्ड, कोई एंट्री हमने पास नहीं की। व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड इन 1 जून 2018,
1 जून को वो व्हीकल हमारे पास आ गया, मतलब इस साल के अंदर ही व्हीकल पहुंचा है हमारे पास। तो मुझे बताएं व्हीकल की ये जो 384 आपके पास लिखा हुआ है ना, वो खुद कह रहा है ये 40% है, और उसकी असल कीमत क्या होगी? 100%। तो बता सकते हो उसकी असल कीमत कितनी हुई? 960 सर। 960। 1 जून को 960 वाला व्हीकल आपके पास आ गया। आपने इसके 384 पैसे दिए हुए हैं, बाकी के पैसे नहीं दिए, अभी देने हैं। तो हमारी करंट लायबिलिटी बन गई, क्योंकि सितंबर 2018 में देने हैं ना। तो जरा देखिएगा, अब आपके पास व्हीकल आ गया, तो व्हीकल तो डेबिट करो ना 960 से। व्हीकल को कर दो डेबिट 960 से। आपने जो एडवांस दिया हुआ था, अब वो एडवांस खत्म हो गया 384 का। जो आपने एडवांस दिया हुआ था वो एडवांस तो अब खत्म हो गया, और बाकी रह गया अदर पेएबल। बाकी आ गया अदर पेएबल। तो 960 में से 384 माइनस करो, कितना बचता है? 576. 576 अब देखिएगा जरा, अब ये एंट्री कंप्लीट होगी हमारी। व्हीकल में जाकर हम प्लस कर देंगे 960। एडवांस जो लिखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 384 एडवांस लिखा हुआ था, अब उसके बदले हमारे पास व्हीकल आ गया, तो बात खत्म हो गई। तो एडवांस हमारा फिनिश हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, और ये हमारा करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी व्हीकल में 960 से ऐड, एडवांस खत्म कर देंगे जो पड़ा हुआ है, और 576 हमारा करंट लायबिलिटी में आ जाए। अब आ जाए लास्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर। कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट की भी और व्हीकल की भी। तो जल्दी से हम चलते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए। और सर ये जो लास्ट एडजस्टमेंट हमने की थी जी, तो सर तो सर इसके अंदर जो हमने एडवांस पे किया हुआ था, एक्सपेंस के अंदर लिखा हुआ था वो जो 384 का था। नहीं वो खत्म कर देंगे, एडवांस तो खत्म हो गया ना। तो फिर हम वो खत्म हो गया, एक्सपेंस में नहीं व्हीकल की लिखेंगे। कॉस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि हम वो एडवांस नहीं नहीं लिखेंगे। लिखेंगे, एक्सपेंस तो ये है ही नहीं, ओके सर। एडवांस ही लिखेंगे बस, ये तो खत्म ओके कर। अब आए जरा, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 17,000 माइनस 4800। 17,000 माइनस 4800 कितना आंसर आया? 12,200 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट कितना है इसका? डेप्रिसिएशन का रेट है मेरे भाई 15%, इक्विपमेंट का 15% है, तो मल्टीप्लाइड बाय 15% करेंगे। ओके होगी बात? 1830 1830 ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। इसको अदर एक्सपेंस में भी लिखेंगे और जाकर इक्विपमेंट में से माइनस भी करेंगे। अदर एक्सपेंस में भी लिखेंगे, जाकर इक्विपमेंट में से माइनस भी करेंगे। क्लियर होगी बात? डन। चलें जी, दूसरा व्हीकल पे आओ। व्हीकल का 3,000 है, ब्रॉड ऑन व्हीकल की बात करने लगा हूं। 3,000 माइनस 1200 ये आ जाएगा हमारे पास 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना आएगा? 450. 450 सर। फिर एडिशन की इसका है, व्हीकल का एडिशन भी है 960 का, मल्टीप्लाइड बाय 25% और मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो ये हमने एडिशन का चैप्टर पढ़ा है ना, कि जब एडिशन हो तो टाइम फैक्टर भी लगता होता है। तो व्हीकल जो एडवांस में दिया हुआ था वो 1 जून को हमारे पास आ गया, तो एक महीना इसका पहले हम सर दूसरे वाले का 21 21
20 सर, सिर्फ 20। 20। तो 470 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। अब जरा मैं बताने लगा व्हीकल में क्या अमाउंट जाएगी भला। 3000, ये तो 470 एक्सपेंस में जाएगा ना डेप्रिसिएशन के नाम से, प्लस 960 माइनस 1200 पहले वाली डेप्रिसिएशन और 470 ये वाली डेप्रिसिएशन। ये अमाउंट नॉन करंट एसेट में व्हीकल के नाम से जाएगी। क्लियर होगी बात? अब 2290। एक हिडन एडजस्टमेंट रहेगी, बस एक एडजस्टमेंट रहेगी इस सवाल की। फिर एक नमाज की ब्रेक होगी और उस नमाज के बाद फिर हम अपना डेप्रिसिएशन काम का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर देखें कि यहां पर हमारा ये रिसीवेबल है, ये बैंक डिपॉजिट, ये हिडन एडजस्टमेंट है। 1 Feb 2017 को हमारा ये यानी लिया हुआ है हमने, और हमारा ईयर एंड कितना है भला? 30 जून 2018 हमारा ईयर एंड है, 30 जून 2018। पूरा साल बनता है, क्योंकि 12 महीनों से ज्यादा तो हम टाइम नहीं ले सकते, तो 12 महीनों से ज्यादा टाइम आ रहा है। 1400 मल्टीप्लाइड बाय 7%, बताओ जरा कितनी अमाउंट आ गई? 1400 मल्टीप्लाइड बाय 7%, 98। 98। ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है। और यहां पर देखें उसने लिखी 82 है, तो इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? कि 82 इनकम रिसीव हो चुकी है, बाकी के पैसे रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो 16 हमारी इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ये वही जैसे इंटरेस्ट का, लोन का इंटरेस्ट नहीं निकालते होते, बिल्कुल वैसे ही है। अब क्या करेंगे, 16 इसमें प्लस करके अदर इनकम में लिख देंगे, और 16 को हम करंट एसेट में भी जाकर लिखेंगे। इस 16 को प्लस करके 82 में अदर इनकम में लिख देंगे, और ये क्योंकि 16 रिसीवेबल भी है, और उसको हम जाकर रिसीवेबल में करंट एसेट में भी लिखेंगे। लो जनाब, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको 2 दफा करना है, तब ये बहुत अच्छा समझ लगेगा, और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल वाला सवाल अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो वो, और ये वाला सवाल भी करना है, ठीक है। तो आप नमाज ज़ोहर अदा कर लें, और उसके बाद हम दोबारा फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे 2 बजे, ठीक है। 2 बजे हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का टॉपिक को कंप्लीट करना, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।